मैं डॉक्टर के एल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लासोट, जिला दौसा, राजस्थान। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज जो टॉपिक है बीए पार्ट द्वितीय, प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य और रीतिकालीन कवि भूषण कृत शिवा बावनी का व्याख्या भाग। परंतु उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात कि जो भूषण कवि है वो वीर रस के ओजस्वी कवि है। जब मराठा शासक छत्रपति शिवाजी और मुगल शासक औरंगजेब के बीच जब युद्ध हुआ तो कवि भूषण ने क्या कि उसका इतना मार्मिक और इतना अच्छा वर्णन किया जो कल्पना भी नहीं की जा सकती। परंतु वीर रस के ओजस्वी कवि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रृंगार प्रधान रीतिकाल में वीर रसात्मक काव्य रचना की दृष्टि से भूषण का महत्वपूर्ण स्थान है। श्रृंगार प्रधान रीतिकाल में वीर रसात्मक काव्य रचना की दृष्टि से भूषण का महत्वपूर्ण स्थान है। वीर रस के क्षेत्र में भूषण ने वास्तव में क्या की धूम मचाई है। शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक में इनकी कवि प्रतिभा का ओजस्वी स्वर मुखरित हुआ है। दोनों रचनाओं में, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, दोनों रचनाओं में जो एक प्रतिभा का ओजस्वी स्वर मुखरित हुआ है। शिवा बावनी में भूषण ने महाराजा शिवाजी के शौर्य संबंधित विभिन्न पक्षों का मनोहारी वर्णन किया है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी मुगलों के छक्के छुड़ा दिए और मुगलों को क्या कि एक तरह से ऐसे नानी सपने याद ना दिए जो शायद ही कहीं किसी युद्ध में और में देखने को मिला। परंतु छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब को कि 3 बेर खाती थी ते वे 3 बेर खाती है, यमक अलंकार, इसका अभिप्राय मतलब यह है कि 3 बेर खाती थी। कवि भूषण ने जब युद्ध का वर्णन किया तो कहा कि यही मराठा छत्रपति शासक शिवाजी महाराज की औरंगजेब की रानी पटरानियां, हाथी घोड़े नौकर चाकर पाल सब क्या कि युद्ध से पहले 3 बेर खाती थी। 3 बेर, जो बेर प्रथम बार आ रहा है यह बेर से टाइम से है, समय से है। उनकी रानी पटरानियां सारे महलों में जो रहते वो दिन में क्या कि 3 बार भोजन करते थे। 36 प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन भोग कर स्वादन करते थे। परंतु युद्ध के बाद वही क्या कि रानी पटरानियां अब जंगल में रहकर 3 बेर खाती थी, तेवे 3 बेर खाती है। अब जंगल में रहकर वही रानी पटरानियां झाड़ियों के 3 बेर खाकर अपना समय पास कर रही है, टाइम पास कर रही है। कितना मार्मिक चित्रण, कितना मार्मिक वर्णन क्या कि इन्होंने किया है। तो वो ऐसा क्या कि वीर रस के ओजस्वी कवि, हालांकि कई कवि कई रचनाकार, परंतु जो इनके रचनाओं में क्या वीर रस की क्या कि जो धारा ओजस्वी प्रखर धारा है उनमें क्या कि एक तरह सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इस काव्य में उन्होंने मुक्त काव्य की संक्षिप्त कथन प्रणाली को अपनाते हुए जिस विस्तीर्ण भाव परंपरा को प्रत्येक पद में गुंफित किया है वह निश्चय ही हिंदी के वीर काव्य में अधिक नहीं मिलता है। इसी प्रकार उन्होंने अपने छत्रसाल दशक में बुंदेला नरेश छत्रसाल के शौर्य की उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। अपने छत्रसाल दशक में बुंदेला नरेश छत्रसाल के शौर्य की बहुत ही अच्छे ढंग से प्रशंसा की है और यह कवि द्वारा प्रणीत 10 उत्कृष्ट छंदों का प्रभाव उत्पादक संग्रह है। यद्यपि यह सत्य है रीतिकालीन काव्य की मूल प्रवृत्ति श्रृंगार परक थी और कालक्रम की दृष्टि से भूषण उसी युग के कवि भी ठहरते हैं। उसी काल के श्रृंगार परक रचना रीतिकालीन काव्य की एक मूल प्रवृत्ति विशेषता है, परंतु इसी दृष्टि से कवि भूषण भी क्या उसी में क्या ठहरते हैं। तथापि इनके वर्ण विषय अपने युगीन साहित्य से सर्वथा पृथक है। उनकी आत्मकृतियां श्रृंगार रस की आकर्षण सारणियों में प्रवाहित होने की अपेक्षा वीर रस के ओजस्वी प्रभाव से एक रूप होने के लिए अधिक उन्मुख रहती है। उनके काव्य में ओज, शौर्य, राष्ट्रीय जागरण, जातीय स्वाभिमान आदि की इस तरह अभिव्यक्ति हुई कि जिस वीर रस का ही सशक्त एवं सजीव चित्रण हुआ है।
सशक्त हुआ है। और साथ में राष्ट्रीयता के गायक, मौलिक चेतना के उन्नायक, कई विशेषता क्या कि उनके काम में, उनके स्व में उसमें देखने को मिलती है। परंतु कवि और भूषण ने काव्य साधना के द्वारा रीतिकाल की रूढ़िबद्ध कविताओं में एक नवीन चेतना का संचार किया। आडंबर रूढ़ि एक नवीन चेतना का संचार किया और उनके काव्य की ओजस्वी वाणी से कायर के हृदय में भी शौर्य की उद्भावना और नवीन उत्साह का संचार हो जाता है। जो डरपोक होता है, कायर होता है, भीरू प्रवृत्ति का होता है, वो भी क्या कि एक तरह से शौर्य की उद्भावना और एक नवीन संचार, नवीन उत्साह का संचार हो जाता है। उन्होंने अपने काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष को समृद्ध करते समय वीर गाथा काल की चारणी काव्य शैली को ग्रहण करते हुए जिस स्वतंत्रता, मौलिकता, राष्ट्रीयता एवं त्याग तथा चारित्रिक दृढ़ता का परिचय दिया है, वह निश्चय ही श्लाघनीय है, निश्चय ही प्रशंसनीय है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, संक्षिप्त भूमिका थी, व्याख्या भाग देखिए। बाने फहराने घेराने घंटा गजन के नाही ठहराने राव राने देश देश के नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी बाजत निशाने शिवराजन नरेश के हाथिन के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के भौन को भजाने अली छूटे लट केस के दल के दरारन ते कमट करारे फूटे फेरा के से पात बिहाराने फन शेष के। बाने का अभिप्राय कठिन शब्दार्थ झंडे से युक्त भाले, जैसे भाले होते हैं उसमें क्या झंडा लगा दिया जाए, वो क्या कि बाने का अभिप्राय। गहराने का अभिप्राय ध्वनि करने लगे। नग का अभिप्राय पर्वत। बहराने का अभिप्राय टूट कर गिरना। पराने का अभिप्राय भाग गए। और हुदा का अभिप्राय हाथी की पीठ पर बंधा हुआ आसन। जैसे हुदा होता है ना, हाथी की पीठ पर क्या कि एक कपड़ा लगा दिया जाता है, एक तरह से ऐसा आसन लगा दिया जिससे बैठने में सुविधा। कुंभ यानी हाथी का मस्तक। भौन का अभिप्राय घर। और अली का अभिप्राय भौरा। और कमठ का अभिप्राय कच्छप। और केस का अभिप्राय केला, बनाना। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण कवि और भूषण द्वारा रचित शिवाजी के शौर्य और युद्ध प्रयाण से संबंधित है। इसमें सेना के प्रयाण की चमत्कारी वर्णन किया गया है। प्रयाण का चमत्कारी वर्णन किया गया है। कवि भूषण कहते हैं व्याख्या कि जब शिवाजी नरेश की सेना के प्रयाण के समय झंडे फहराने लगते हैं, हाथियों के घंटे तेज आवाज से बजने लगते हैं, तो तब देश प्रेम के अर्थात सभी छोटे बड़े राव राजा भय के कारण अपनी जगह नहीं ठहर पाते हैं। उनके घोंसे व नगाड़े बजने की आवाज से पर्वत दरकने लगते हैं तथा उस आवाज से भयग्रस्त शत्रुओं के गांव और नगर के निवासी भाग जाते हैं। उनकी हस्ती सेना के हाथियों के होदों में बैठे वीर हाथियों के मस्तकों को अंकुश से उसे उकसाते रहते हैं। और एक और शत्रु लोग घरों से भाग जाते हैं तो दूसरी ओर सुंदरियों के केस जालों में उलझे हुए भौरे भी भाग जाते हैं। शिवाजी की सेना के प्रयाण के भार से पृथ्वी को धारण करने वाले कच्छप की कठोर पीठ में भी दरारें पड़ जाती है तथा शेषनाग के फण केले के पत्तों के समान फट जाते हैं। भाव यह है कि कच्छप एवं शेषनाग पृथ्वी को धारण करने में भी काफी कठिनाई महसूस करते हैं। विशेष इसमें शिवाजी की सेना के प्रयाण को लक्ष्य कर कवि कल्पना के चमत्कार एवं वीरस का ओजस्वी इसमें चित्रण हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, वीप्स अलंकार है, उपमा अलंकार है के साथ अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। कवित्व छंद की गति यति और पद योजना उचित है। साथ में एक महत्वपूर्ण बात इसमें देखने को मिलती है, जब शिवाजी की सेना चलती है और तो एक क्या कि सब क्या कि उलट पुलट सा नजर आता है। फॉर मिसाल के तौर पर उनकी हस्ती सेना के हाथियों के होदों में बैठे वीर हाथियों के मस्तकों को अंकुश से उकसाते रहते हैं और एक और शत्रु लोग घरों से भाग जाते हैं तो दूसरी ओर सुंदरियों के केस जालों में
उलझे हुए भौरे भी क्या कि भाग जाते हैं। कितना अच्छा और महत्वपूर्ण बात है कि जो पृथ्वी का भार है, पृथ्वी को धारण करने वाले कच्छप है, कछुआ है, कच्छप मीन्स कछुआ, उसकी पीठ में भी क्या कि दरारें पड़ जाती है। और जो शेषनाग के फण केले के पत्तों के समान फट जाते हैं। कहते हैं कि शेषनाग और कच्छप के क्या कि पृथ्वी टिकी हुई है, तो वो दोनों भी क्या कि एक तरह से बहुत ही परेशान हो जाते हैं। मतलब इसमें मोटे मोटे अर्थों में ये कहा जाए कि जो कवि की जो कल्पना है, कल्पना का जो चमत्कार है और वीर रस का जो ओजस्वी भाव है, उसका क्या किसमें चित्रण हुआ है। और अनुप्रास, यमक, विप्सा, उपमा और अतिशयोक्ति, मतलब 5 अलंकारों का इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। तो कविवर भूषण ने क्या कि एक तरह से स्वच्छंद भाव, एक सारे क्या कि कल्पना को ध्यान में रख करके हाँ युद्ध हुआ होगा, ऐसा युद्ध का वर्णन किया है जिसमें शौर्य और युद्ध प्रयाण से संबंधित बातें देखने को मिलती है। साथ में जब तेज आवाज से क्या कि घंटे, हाथियों के घंटे बजने लगते हैं, तो क्या कि सभी छोटे बड़े राजा राव भय के कारण क्या कि अपनी जगह पर नहीं ठहर पाते हैं। जब तेज नगाड़े, जब घंटे वगैरह बजते हैं, तो क्या कि स्थिति को बहुत ही विचित्र हो जाती है। तो संक्षेप में कहा जाता है कि जो वीर रस का ओजस्वी प्रखर भाव से क्या कि वर्णन किया है, वो वास्तव में क्या कि प्रशंसनीय है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।